कल की क्लास में हमने देखा था कि आर्टिकल 12 क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 13 एंड 14 से हमारे फंडामेंटल राइट शुरू थे। 15 से आपको मैंने ट्रिक बताई थी, DOUT। उस हिसाब से आपने लर्न करना है डाउट के हिसाब से कि कौन कौन सी आर्टिकल किसके बारे में कहता है। फिर इसके बाद हमने 19 शुरू किया था। 19 कहता है हमें फ्रीडम के बारे में। पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं आर्टिकल 19 की फ्रीडम। फिर आगे आता है आर्टिकल 20, वो हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 21। मेक अ हेडिंग ऑफ आर्टिकल 21। ट्रिक के हिसाब से एल एल स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब ये क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राइट है, कई बार पूछ लिया जाता है। या तो सीधा सीधा पूछ लेंगे या कुछ घुमा फिरा के इसमें से पूछ लेते हैं। तो ये कहता क्या है कि किसी भी पर्सन से, नो पर्सन shall be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से लैक नहीं होना चाहिए, मतलब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हर एक को यहाँ पर मिलनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हुआ पता है ये था कि एक केस आया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा हमारा इतना बड़ा ये राइट है, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ऐसा नहीं कि इंसान आया है, जी रहा है और मर गया, इतना नहीं होना चाहिए। जो लाइफ जीने के लिए चीजें चाहिए वो भी सबको मिलनी चाहिए, जैसे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, बाहर जाने की परमिशन, राइट टू स्लीप, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू लाइफ। मतलब ये जो एक इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ जीने के लिए, राइट टू डाई विद डिग्निटी। समझ रहे हो, हर एक पर्सन को एक राइट होना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ इन चीजों का, मतलब लाइफ जीने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो यहाँ पे मतलब ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि जो मिल नहीं सकती, लाइफ जीने के लिए ये चीजें मिल सकती हैं। तो वही पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं कि ये मिल सकती है तो मिलने भी चाहिए। ठीक है भाई, ये पॉइंट है इसके अंदर, लिख लीजिए। सही है भाई, लिख लिया सब लोगों ने यहाँ पर। ये है इसका मीनिंग। पूछ लिया जा सकता है क्या क्या इसमें आता है, तो इसको याद रखिएगा। ये है हमारा आर्टिकल 21। अब आता है आर्टिकल 21A। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप एक चीज नोटिस करो, 21 के बाद 22 नहीं है, 21A है। बीच में 21 के बाद 22 आता है, लेकिन यहाँ पे 21A आया है। दैट मीन्स ये ओरिजिनली नहीं था प्रेजेंट। अगर ओरिजिनली लिखा होता तब तो ये ऑलरेडी होता। ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था, इट हैज बिन एडेड। तभी तो ए लगा है अलग से लास्ट में, है ना। कब ऐड हुआ है? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 नंबर के एक्ट 2002 में ऐड हुआ। अब देखो 86 जो है, ये आपने 40 सेकंड पढ़ा है ना लास्ट क्लासेस में, 40 सेकंड के बारे में आपने पढ़ा है। तो जरा बताओ 40 सेकंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ था? 42nd एक्ट। आपने अभी तक जो है एक 40 सेकंड वाला पढ़ा हुआ है, किस लिए पढ़ा है वो भेजो। अब्दुल वाहिद करेक्ट एकदम। प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड हुए वो भी लिखो जरा, प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड हुए? भाई किसी को भी नहीं आता। यस नेहा करेक्ट। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ये तो गलत बात है यार, तुम लोग रिप्लाई करो। एक दो स्टूडेंट से सिर्फ आंसर करेंगे क्या? डेमोक्रेटिक नहीं था मीना, से सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड्स ऐड हुए थे। याद कर लो यार, तुम लोग ऐसे मत करो, याद कर लो, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो ऐसे ही 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें 21A ऐड हुआ था। ये किसकी बात करता है? 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात करता है कि हर एक को क्या मिलनी चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लिख लो भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा अभी ही आपको। 21A जो है वो सीधा कह रहा है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। RTE, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी सुना होगा, तो उसी का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन आता है कि राइट टू एजुकेशन कौन सी कमेटी के सजेशन पे इसको ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन कौन सी कमेटी के कहने पर? लिख लीजिए, तपस मजूमदार कमेटी। तपस मजूमदार कमेटी, इसके कहने पर आर्टिकल 21A ऐड किया।
ठीक है भाई। फिर आता है आर्टिकल नंबर 22। बहुत सिंपल सा है ये भी, फटाफट से इसको लिखेंगे, ये भी लिख के ये वाला टॉपिक खत्म होगा। आर्टिकल 22 कहता है ट्रिक के हिसाब से ए आर क्या होता है? अरेस्ट। अरेस्ट के हिसाब से इसमें आता है एक टर्म, जैसे हम कहते हैं कि अरेस्ट करने से, अरेस्ट कर लेना मतलब पहले किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर दिए गए हो। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है any person who is arrested must be informed that why he is arrested। समझ गए ना? अगर कोई पर्सन अरेस्टेड है तो उसको इन्फॉर्म भी करना होगा कि कौन से ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ही शुड बी गिवन, सामने मैं लिख रही हूँ, आप लिखते जाइएगा। ही शुड बी गिवन परमिशन टू कंसल्ट लॉयर। अपनी चॉइस के किसी भी लॉयर से उसको कंसल्ट करने की भी परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एंड तीसरा इसमें लिखा हुआ है, मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ पॉइंट, कि he should be produced before a judicial authority within 24 hours। He should be produced before the judicial authority within 24 hours। ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं साफ, कि अगर अरेस्ट किया है तो इन सब चीजों के बेस पे यहाँ पे उनको बताना भी पड़ेगा कि कैसे और क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, तो एक तो ये वाली टर्म यहाँ पे होती है, एक तो इसको याद रखिएगा। एक और चीज होती है इसमें, वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, छोटी सी टर्म है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अभी पर्सन ने क्राइम किया ही नहीं है और हमने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी पर्सन ने तो क्राइम किया ही नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ये एक देखने के लिए कि ये पर्सन जो है ये क्राइम कर सकता है। ठीक है, ये अभी जो है ये क्राइम करने के मतलब देयर इज सम ओकेजन गोइंग ऑन, और उस ओकेजन पे कोई क्राइम कर सकता है वो पर्सन, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का यहाँ पर मतलब है कि टू बी सिक्योर इन फ्यूचर, फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए किसी भी पर्सन पे अगर एक शक है कि भाई एक प्रिकॉशन लेने के लिए होता है ना कि भाई यार ये गड़बड़ हो ना जाए, उस हिसाब से। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरेस्ट कर लेना। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन who has not yet committed a crime but we are taking precautionary measure based on suspicion। सस्पिशन के बेस पर, शक के बिहाफ पर ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं?
प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव में वर्ड देखो ना, प्रिवेंट आ रहा है। प्रिवेंट का मतलब आपने पहले अपने पास प्रिवेंट कर लिया इन ऑर्डर टू आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, उस बेस पे आपने पहले ही प्रिवेंट कर दिया। ठीक है भाई, ये वाले भी याद कर लेना, इसको भी नोट कर लो। फिर आता है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। वो मेन हेडिंग है हमारी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। है ना, थर्ड वाला देखो यहाँ पर, हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड पे आएंगे, एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? 23 हमें कहता है कि जो हमारे फोर्स्ड लेबर है और जो हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उससे प्रिवेंट करना है। ठीक है, क्या मतलब है इसमें समझ लेते हैं, लिख लेना, ये मैं लिखवाई देती हूँ। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखो भाई, ये सीधा कहता है कि कोई भी किसी को भी ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। हम किसी भी ह्यूमन को खरीदना और बेचने जैसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसी में यही आता है कि वुमेन को भी कई लोग जो होते हैं ना कि सेल कर देते हैं, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, उसके अगेंस्ट काम करवाना, ठीक है, उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उससे काम करवाना, या फिर जितना पैसा बोला था उससे कम में काम करवाना। ठीक है, सो ये है आर्टिकल 23। समझ तो गए हो गया आप लोग? ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जो भी मोस्टली जो फीमेल हैं या बच्चे होते हैं उन्हीं को सेल किया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। नहीं अंजलि, चाइल्ड लेबर इस आर्टिकल में नहीं है, चाइल्ड लेबर 24 आर्टिकल में है। अब जो 24 होगा उसमें लिखिए। ठीक है, 14 ईयर्स तक के बच्चों की चाइल्ड लेबर को भी यहाँ पर जो है प्रोहिबिट करती कि किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज, फैक्ट्री, ये सब चीजों में कुछ भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि 14 ईयर्स की एज तो अभी हमने पढ़ी कि क्या एज होनी चाहिए, स्टडी की ना, अभी पढ़ा कि वो तो स्टडी की एज होती है, तो ये सब तो नहीं किया जा सकता। वो तो स्टडी वाली एज है, पढ़ाई एजुकेशन की, तो उस रिस्पेक्ट में ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है भाई, ये है आर्टिकल नंबर 24। ये क्लियर हो गया भाई आर्टिकल 20? इसको लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया।
अब ये 3 रहते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? पहले तो फटाफट रिप्लाई करके मुझे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। और किसी को डाउट है तो वो भी अपना डाउट पूछे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। I want everyone's reply because if I am asking and waiting, that means I want everyone reply. मुझे भी तो पता लगे कितने जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं क्लास में। ठीक है, ऑलमोस्ट का मैसेज आ रहा है। बाकी जिनका रिप्लाई नहीं है ये भी आप कर लीजिए। अब्दुल वाहिद, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। मैडम व्हाट आर एब्सोल्यूट आर्टिकल्स? हाँ अभी लिखवाऊंगी, जैसे ही ये आर्टिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगी अभी। एब्सोल्यूट क्या है, क्वालिफाइड क्या है, कौन से हमारे पास है, कौन से किसी और नेशन के लोगों के पास है, मतलब वो सारा मैं फीचर्स लिखवाऊंगी एक बार आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाए। चलिए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे रिलीजन वाली की। देखो आर्टिकल जो रिलीजन वाला है, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर हम कर लेते हैं आर्टिकल शॉर्ट में इसको। बट चांसेस कम है, अगर आप एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ के जाओगे चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं इससे। आर्टिकल 25 बहुत सिंपल सा आर्टिकल है कि इंडिया में अलाउ किया जाता है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, सो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो सीधी ये लाइन बोलता है, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आपकी चॉइस है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उस रिलीजन में होने वाले रिचुअल्स उनको फॉलो कर सकते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, वो सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है। उसे हम आर्टिकल 25 में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो जो ये वाला है ना आर्टिकल 25, ये एक इंडिविजुअल को राइट देता है, जबकि आर्टिकल 26 एक ग्रुप और कम्युनिटी को राइट देता है। ठीक है, ये कहता है कि हर एक कम्युनिटी के पास एक राइट है कि वो रिलीजियसली इंस्टीट्यूट्स बनाए, रिलीजियस जो एक बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी बनाए। तो वो ये अधिकार देता है रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का, दैट मीन्स रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने का। और इंस्टीट्यूट मैनेज करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, राइट? जबकि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल की बात करता था, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 27। ये बहुत सिंपल सिंपल से आर्टिकल्स है। 27 की मेन हेडिंग है फ्रीडम टू पे टैक्सेस। ठीक है,
जो हमारी स्टेट है, स्टेट आपको याद है आर्टिकल 12 वाली, वो जो हमारी स्टेट है कैन नॉट फोर्स एनीवन टू पे टैक्सेस। टैक्सेस किस चीज के लिए? फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे लोगों के पास चॉइस है कि हम किसको, मतलब हम टैक्सेस देना जरूरी नहीं है, स्टेट फोर्स नहीं कर सकती टैक्सेस देने के लिए। उसे हम कहते हैं आर्टिकल 27। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा ये पॉइंट भी इसको। ट्वेंटी एट, वो कह रहा है यहाँ पर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनको रिसीव हो रही है स्टेट की फंडिंग, आर नॉट अलाउड टू प्रमोट एनी रिलीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल की बात कर रही हूँ, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, जो कि स्टेट के पैसों से चलता है। ठीक है, स्टेट की फंडिंग आती है और स्टेट उसको पैसा देता है चलाने के लिए। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो है वो नहीं चलेगा कि किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा वहां पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई प्राइवेट है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइवेट ही चला रहा है उसको, प्राइवेट में आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते। बट अगर वो जो वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा एज पर दिस आर्टिकल। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 25 से 28। ठीक है भाई, ये थे हमारे आर्टिकल 25 से 28 जो कि रिलीजन पे बात करते हैं। लिख लो यहाँ तक सारा, और फिर इसके बाद हम 29 और 30 स्टार्ट करते हैं। करे भाई शुरू 29-30, वो न्यू आर्टिकल होगा जो कि कल्चर और एजुकेशन की बात करता है। डन, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 कहता है कल्चर के बारे में। कल्चर के बारे में क्या कहता है कि भाई इंडिया में जो भी, हमारे इंडिया में जो भी माइनॉरिटीज हैं, सबको अधिकार मिलना चाहिए कि हर एक की अपनी लैंग्वेज हो, अपनी स्क्रिप्ट हो। ठीक है, यहाँ पर है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग, अगर किसी की डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है,
तो उसको प्रिजर्व करने का राइट भी होना चाहिए, ठीक है। और दिस राइट इज एब्सोल्यूट, लिख लेना, नो रेस्ट्रिक्शंस। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट अपनी मर्जी से रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, सबके पास अधिकार है कि वो अपना राइट, अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे दूसरे कास्ट से हैं या उनकी लैंग्वेज अलग है तो हम लोग उनको प्रिजर्व करने नहीं देंगे। दे हैव द राइट फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन कि वो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और वो चीज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 30 ये थोड़ा सा कहता है कि भाई जो आर्टिकल 30 ये माइनॉरिटीज को मिलता है। Right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये राइट है माइनॉरिटीज के पास कि वो कोई भी एजुकेशनल, भाई ध्यान रखना ये माइनॉरिटीज का स्पेशली बात की जा रही है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो माइनॉरिटीज को दिया, तो याद रखना इसको कि आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हो और एडमिनिस्टर चला सकते हो, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये इनको दिया गया राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। लिख लीजिए यहां तक। अच्छा, अब आप में से कोई ये बताएगा कि माइनॉरिटीज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी क्या, रिलीजन वाली या फिर लैंग्वेज वाली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माइनॉरिटी का मतलब है? माइनॉरिटी लेस इन पॉपुलेशन, एग्जैक्टली। रिलीजियस भी और दोनों चीजों से, रिलीजन भी प्लस लैंग्वेज भी, दोनों है, ठीक है। कई बार यहाँ पर माइनॉरिटी के ऊपर डिस्कशन हुआ है क्योंकि माइनॉरिटी जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सिर्फ माइनॉरिटी, पर क्या होती है वो डिफाइन नहीं किया। लिख लो, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के लिए हमारे इंडिया में क्या बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। कब बनाई है, 2004। और इनके हिसाब से जो मैं ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि नेशनल कमीशन और माइनॉरिटी के हिसाब से अपने यहाँ पर 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, पारसी, पारसी को क्या बोलते हैं, जोरोएस्ट्रियंस, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, जोरोएस्ट्रियंस, बुद्ध,
जैन एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, ये भी लिख लो। और फिर ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, आर्टिकल 30 तक। 31 और करेंगे, और 32 नहीं करेंगे, बिकॉज 32 का ऐसा है कि 32 वाला जो आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी है और वो एक ही साथ कंप्लीट होगा, एंड इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर से ज्यादा का टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने। सो 31 लिख लेते हैं पहले। 31 लिख लीजिए यहाँ तक, और 31 की हेडिंग बना लो। एक मिनट रुकोगे, शीट ऐड कर दूं। सबको विजिबल है यहाँ पर? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? आर्टिकल 31 की हेडिंग बना लो। देखो भाई, 31 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए भी अपने पास नहीं है। बस छोटा सा एक चीज मेरे को आपको समझानी है इसमें, कि हमारा 31 आर्टिकल कब डिलीट हुआ था। इट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, लिख लो, डिलीटेड है। कब हुआ था डिलीट? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। लिख लीजिए, 1978। एंड राइट क्या था? राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट डिलीट हो गया था। अब ये कहाँ पे है? अब आर्टिकल 31 कहाँ पे है? अभी प्रेजेंटली आर्टिकल 31 किस जगह पे? हाँ भैया, आगे सुनेंगे अब। प्रॉपर्टी होल्ड करना, ये हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था बिफोर 1917। आज के समय में ये क्या है? हमारा लीगल राइट। और इसको फंडामेंटल राइट से उठा के कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 क्लॉज ए में। ठीक है, लिख लीजिए, आर्टिकल 300 क्लॉज ए, कि अब जो है प्रॉपर्टी रखना आपका लीगल अधिकार है, प्रॉपर्टी रखना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार चाहे तो आपसे आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी छीन सकती है। इसे कहते हैं एमिनेंट डोमेन। अंडर एमिनेंट डोमेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, GOI लिख रही हूं, हैज द राइट टू एक्वायर any property belonging to organization or individual in name of public interest। पब्लिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आपसे कोई भी आपकी जमीन ले सकती है। क्या गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी? अगर आपकी जमीन लेगी तो, आपकी जमीन सरकार ने ले ली, तो क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा? क्या लगता है, सरकार देगी कंपनसेशन? आपको कोई और प्रॉपर्टी देगी उसके बिहाफ पर? यस, आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, और वो जो आपकी प्रॉपर्टी ली है उसके बिहाफ पर आपको कंपनसेशन, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखने हैं इसके अंदर सारे पॉइंट्स। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, बिकॉज इसके बाद का जो आर्टिकल है उसके लिए हमें हाफ एन आवर चाहिए, तो वो तो अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। दैट्स वाई 31 तक करेंगे। कल की क्लास में 32 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप बताइए। बाकी मैं आपको ये वाली PPT और फंडामेंटल राइट्स की एक हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों आपको मैं भेज रही हूँ।
Yes, anyone, anything you want to say? और फंडामेंटल राइट्स की पीपीटी पीडीएफ जो है आपको मैंने भेज दी है, उसको एक बार पढ़िएगा। और बाकी जो है पूरा उसमें लिखा हुआ है हर चीज के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं। बाकी ये पीपीटी जो रिटर्न वाली है वो भी आई विल सेंड। ज्वाइन लेट, ठीक है, कोई बात नहीं सोबिया, आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा सुन लेना। जिसने लेट ज्वाइन किया वो हो जाएगा उसका। इजी है टॉपिक्स, अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत इजी टॉपिक्स है। ओवरव्यू सोबिया यही है कि हमने आर्टिकल्स कंप्लीट करे हैं सारे, और शॉर्ट में समझाना पॉसिबल नहीं है इनको, आपको पूरा ही समझना पड़ेगा सारे आर्टिकल्स को। एक बार आप वीडियो सुनना आज की, आपको हो जाएगा क्लियर। कोई डाउट हो तो आप फिर कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, आज पढ़ के देखना एक बार। ठीक है। लीगल राइट मतलब होता है कि आपका लीगल अधिकार है, कि अगर आमिना आपकी प्रॉपर्टी है ना तो मैं नहीं आपसे ले सकती, क्योंकि वो लीगली आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पेपर्स में वो आपकी प्रॉपर्टी है। या मेरी प्रॉपर्टी है तो आप नहीं ले सकते। हाँ, सरकार छीन सकती है, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट करनी है तो सरकार प्रॉपर्टी ले सकती है। चलिए फिर ओवर करते हैं क्लास को, बाकी का कल की क्लास में करते हैं। ठीक है। बाय एवरीवन।